हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपके अपने चैनल अंतिल अकेडमी में। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये आपके चैप्टर की हेडिंग रहेगी। उससे पहले हमें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका हमें ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई हिस्ट्री का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री कहते कैसे हैं, इतिहास कहते किसे हैं। तो जो हमारा हिस्ट्री शब्द है, हिस्ट्री शब्द है, वो लिया गया था हमारे ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से, किससे, हिस्टोरिया शब्द से, जिसका अर्थ है इंक्वायरी या रिसर्च, जिसको हम कह सकते हैं। और अगर हम इसकी हिंदी में बात करते हैं तो इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो इतिहास का अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक सी बात है ये, परंतु कुछ बच्चों को नहीं पता है, इसलिए उनको भी पता होनी चाहिए। इतिहास क्या वर्ड है हमारा, इतिहास। अगर हम इनको 3 टुकड़ों में तोड़ते हैं तो 3 टुकड़े बनते हैं। इति प्लस में हा प्लस में आस। अब इनका अर्थ देखिए, इति का हो गया ऐसा, हम मानते हैं कि ऐसा। हा से हुआ, आ से निश्चित ही कि निश्चित ही ऐसा हुआ, ये हो गया हमारा इतिहास का अर्थ। तो ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, तो हिस्ट्री का मीनिंग क्या है, इंक्वायरी या नॉलेज। किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो एक यूनानी भाषा है, हिस्टोरिया वर्ड से लिया गया है। और इतिहास का अभी आपको बता ही दिया। एक क्वेश्चन और कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और अब आते हैं अपने चैप्टर पर। जब आप इस बुक को देखते हो, 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक को देखते हो, तो आप फ्रंट में देखते होगे इसके ऊपर लिखा हुआ है हमारे अतीत। तो आपको भाग 1, तो आपको आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमारे अतीत, ये जो अतीत वर्ड है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमारे अतीत ये कौन सा है, हमारे अतीत एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है। तो ये बहुवचन क्यों है, क्योंकि जो अतीत है वो एक नहीं अनेक रहे। क्योंकि जो कृषक थे, पशुपालक थे, उनका जीवन राजा रानियों से अलग रहा। व्यापारी थे, उनका अलग रहा। जैसे कि आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि भाई जो गांव के लोग हैं उनका जीवन अलग है, जो शहरों में रहते हैं उनका जीवन अलग है। तो अतीत में भी ऐसा ही रहा कि उनका जीवन अलग होता था। और जैसे हम अब अपनी बात लें, अगर हम अपने दादा परदादाओं से पूछते हैं कि आपके समय में कैसा था, तो वो क्या कहेंगे कि जितनी मेहनत हमने की है ना, इतनी मेहनत तो तुम लोग कभी नहीं कर सकते। हमने इतने दुख देखे, हमने इतनी मेहनत की, इतने कष्ट से सब कुछ अपने आप बनाया। वो अपने आप को शूरवीर बताते। और जब हम बड़े हो जाएंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो हम अपने आप को बताएंगे। तो इस तरीके से जो अतीत है वो सब का क्या होता है, भिन्न होता है। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो पहले के लोग थे वो क्या खाते थे, शिकार कैसे करते थे, कहाँ वो रहते थे, सबसे पहले खेती उन्होंने किसकी स्टार्ट की। इस तरीके से हम भारत का नाम कैसे पड़ा, जो हमारी ये दिनांक थे, डेट थे, ये कैसे स्टार्ट हुई, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। राशिदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। इसमें दे रखा है कि एक राशिदा नाम की लड़की है, उसकी नज़र न्यूज़पेपर की एक हेडिंग पर पड़ती है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है। तो कोई कैसे जान सकता है, जैसे आगे दे रखा है, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, कैसे पता चलेगा कल क्या हुआ था।
तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उसकी स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? तो ये कैसे जाना जाता है वो हम अब पढ़ेंगे कि अगर हमारे अतीत में क्या हुआ था तो हम कैसे जानेंगे। तो कैसे जानेंगे कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट बोला जाता है शिकारी या शिकारियों को, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय में बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। ये सब कुछ हमें कहाँ से जानकारी मिल सकती है? हमारे अतीत से। इसमें से क्वेश्चन वैसे नहीं आता है आपका सीटेट की अगर हम बात करें तो। अब बारी आती है लोग कहाँ रहते थे। इसमें से आपका 100% क्वेश्चन आ जाता है। या तो ये पूछ लिया जाता है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया रहना उन्होंने, या ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो फसल थी वो कौन सी उगाई गई, या फिर कहाँ पर उगाई गई। इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। ये आपका मानचित्र दे रखा है, उसमें आपको नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए कह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी तट के किनारे पर रह रहे थे। जो पहले के लोग होते थे वो नदियों के तट के किनारे ही रहते थे। क्यों रहते थे? सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती थी इंसान के लिए, मानव के लिए, वो होती थी पानी की। इसलिए वो पानी की वजह से कहाँ पर रहता था? नदियों के किनारे। अगर वो नदियों के किनारे रहता था, ओबियसली बात है कि वहाँ पर जंगल भी होंगे, और जंगल पर होंगे तो वहाँ पर उन्हें फल फूल इस तरीके की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसलिए वो नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे। जैसे आगे दे रखा आपका कि यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक कौन होते हैं? जो फल फूल ये इकट्ठा करते हैं उनको संग्राहक बोला जाता है। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। क्या करते थे? आखेट। आखेट मतलब शिकार। वो जानवरों का शिकार भी करते थे। यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान या किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ जौ को फसलों को उपजाना स्टार्ट किया। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना कि सबसे पहले जो है वो कौन सी फसल उगाई गई? जौ और गेहूं की फसल उगाई गई। कहाँ पर उगाई गई? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों में। ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। ये तो हो गई आपकी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में। अब बारी आती है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये आपको मैप में लगाने के लिए कह रहे हैं। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि चावल सबसे पहले कहाँ उगाए गए? गारो और विंध्य की पहाड़ियों में। अजर्शन वाले क्वेश्चन में कई बार घुमाकर पूछ लिया जा सकता है कि गेहूं और जौ कहाँ पर उगाए गए, और जो आपका चावल है वो सबसे पहले कहाँ पर उगाया गया। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हो, अपने नोट्स बना रहे हो अगर तो आप। मानचित्र पर सिंधु इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ, ये भी आपको पता है सहायक नदियाँ किन्हें कहते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो सबसे पहले लोगों ने
कहाँ पर रहना स्टार्ट किया था, नदियों के किनारे रहना स्टार्ट किया था। और जो नगर थे वो भी हमारे कहाँ फले फूले थे, नदियों के किनारे ही फले फूले थे, या इनकी सहायक नदियों के किनारे ही फले फूले थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इस नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था, जो कि आपके अब कहाँ है, वर्तमान बिहार में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो दक्षिण के गंगा के दक्षिण में जो आसपास का क्षेत्र उसको किस नाम से जाना जाता था, तो किस नाम से जाना जाता था, मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के ऐसे हिस्से में एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी हिमालय, ऊंचे पर्वत और रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी अनेक यात्राएं असंभव थी। अतः कभी लोग, अब यहाँ पर दे रखा है कि जो लोग हैं वो यात्राएं क्यों करते थे, तो क्यों करते थे, उनका यात्राएं करने का भी कारण था। क्या कारण था, देखिए। फर्स्ट कि कभी वो किसकी तलाश में काम की तलाश में। फर्स्ट क्यों यात्राएं करते थे, काम की तलाश में। दूसरा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण यात्राएं करते थे। या फिर तीसरा, कभी कभी वो सेना से दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए यात्राएं करते थे। 3 कारण हो चुके हैं आपके। या फिर कभी कभी वो अपने साथ जहाज़ों में मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। जो धार्मिक गुरु होते थे वो यात्राएं करते थे इसलिए कि वो एक जगह से दूसरे लोगों को क्या देते थे, एक जगह से दूसरी जगह या एक गांव से दूसरे गांव लोगों को शिक्षा देने के लिए यात्राएं करते थे, जो गुरु होते थे वो। और कुछ लोग, 6th पॉइंट हो गया, कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा करते थे। नई जगह को खोजने के लिए भी यात्राएं करते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे 6 पॉइंट बने कि यात्राएं क्यों करते थे। आज भी लोग यात्राएं करते हैं। आज के लोग क्यों यात्राएं करते हैं, ये अब एक बार फिर मानचित्र 1 देखो। पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने चाहा वह ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, यात्राओं की वजह से ही, आवागमन की वजह से ही। अब बारी आती है कि देश का नाम, हमारे देश को किस किस नाम से जाना गया और लोगों ने अलग अलग नाम दिया, कैसे। तो पढ़िए। अपने देश के लिए प्राय इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो इंडिया शब्द है वो किससे निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस पर ईरान यूरान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये बात किन्होंने की, ईरानियों ने और यूनानियों ने। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में बहने वाले लोगों के लिए, एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा, बाद में। और वैसे हम पढ़ते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो भारत का नाम है वो भरत के नाम पर पड़ा है। अतीत के बारे में कैसे जानें। अब बारी आती है हम कि अगर हमें अपने अतीत के बारे में जानना है तो हम कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना।
तो पहला तरीका तो क्या है कि हम अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढें और उसे पढ़ें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। जो हाथ से लिखी जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पांडुलिपि किसे कहते हैं और जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। यहाँ नीचे एक दे रखी है आपकी पांडुलिपि दे रखी है जो कई हजार वर्ष पहले लिखी गई, ताड़ के पत्रों पर लिखी गई। ये आपकी दे रखी है, नीचे आप देख सकते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गई, फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। ये एक तो ऊपर हो गया कि पांडुलिपि किसे कहते हैं। दूसरा ये पूछ लिया जाता है पांडुलिपि प्राय मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो ये बनता है आपका दर्शन में पूछ लिया जाएगा कि पांडुलिपियाँ प्राय मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं, ठीक है या नहीं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। पांडुलिपि से हमें ये सब जानकारियाँ मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो अगर हमें अतीत की जानकारी लेनी है तो हम कविताएं, महाकाव्य भी पढ़ सकते हैं। अब है कि अतीत की जानकारी हम अभिलेखों से भी कर सकते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो इससे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? अतीत की जानकारी मिलती है। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों को लेखा जोखा करते थे कि जो शासक होते थे वो अपने विजयों का लेखा जोखा क्या करवाते थे? दीवारों पर लिखवा देते थे ताकि लोग पढ़ें और उनके बारे में जानें। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? आप ये सोचो कि क्यों लिखवाते थे या फिर उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो पुरातत्वविद है वो किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जो अतीत में लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और उनको प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पुरातत्वविद। और जो पुरातत्वविद हैं वो पत्थर, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, नीचे दे रखा आपका, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों के प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। ये सारी जानकारी इकट्ठा कौन करते हैं? हमारे पुरातत्वविद। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। ये जल्दी नष्ट नहीं होते। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं जिससे यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अनाज के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे?
पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे क्या है, इतिहास का अगर हमें पता लगाना है तो हम किसके द्वारा लगा सकते हैं, हमारे स्रोत क्या बने, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह काम करता है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो हमने इतिहास शब्द में पढ़ा था कि इतिहास का मीनिंग क्या है, इंक्वायरी या रिसर्च, किसी चीज़ का रिसर्च करना उस पर, या इंक्वायरी पता लगाना। अब बारी आती है अतीत एक या अनेक। क्या तुमने देखो, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि क्या तुमने पुस्तक के शीर्षक पर ध्यान दिया कि जो अतीत है वो एक है या अनेक। तो ये तथ्य हमें ध्यान दिलवाता है कि जो अतीत है वो हमारे अनेक रहे, क्योंकि ये क्या है, बहुवचन है। देख सकते हैं आप, अलग अलग समूह के लिए अलग अलग अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों की और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार कर फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो अतीत में लोग थे वो भी क्या थे, उनका भी जीवन क्या था, भिन्न था। जैसे गाँव के लोगों का भिन्न था, शहरों के लोगों से, राजा रानियों का भिन्न था, शिल्पकारों और कृषकारों से। तो इसलिए जो हमारा अतीत है वो अनेक रहे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरीके का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। एक भेद ये भी है कि उस समय में जो शासक थे वो अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अपनी लड़ाइयों के बारे में, जो लड़ाइयाँ उन्हें लड़ी उनके बारे में जो लेखा जोखा था वो रखते थे। परंतु जो आम आदमी थे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, आम आदमी, वो अपने जीवन का, अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। एक डिफरेंस यहाँ पर ये भी है। इस तरीके से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। अब बारी आती है तिथियों का मतलब। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को, ईसा के जो जन्म है उससे जो पहले की तिथियां, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईसा पूर्व। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए चलिए पढ़ते हैं। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पूर्व। अगर जैसे BC तो इसका मीनिंग क्या हो गया, बिफोर क्राइस्ट की, जो ईसा थे उनके जन्म से पूर्व का समय। और
हिंदी में ई हम और ऐसे लिखते हैं तो इसका होगा ईसा के जन्म से पूर्व का समय। कभी कभी तुम इन तिथियों से पहले एडी हिंदी में ई लिखा पाती हो। यह एना डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से है। एडी का मतलब क्या होगा? एना डोमिनी। ये भी कई बार क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है आपका ये क्वेश्चन भी। कभी कभी एडी की जगह आपको क्या देखने को मिलता होगा? बी सी ई मिलता होगा। तो सी का मतलब क्या होगा? एडी का तो आपने पढ़ा था एना डोमिनी। सी का क्या हो जाएगा? कॉमन एरा। फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी? कॉमन एरा। बीसी की जगह आपको एडी की जगह आपको सी मिलता होगा और बीसी की जगह आपको क्या मिलता होगा? बी सी ई। तो इसका क्या हो जाएगा? बिफोर कॉमन एरा। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी बिफोर कॉमन एरा, ये मैंने आपको बता दिया के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इतने साल पहले हुआ, 200 साल पहले। तो जो मेन है वो क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए? बीसी पता होना चाहिए। बीसी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बिफोर कॉमन बिफोर क्राइस्ट के जन्म से पहले। और फिर आपको क्या पता होना चाहिए? सीई, इसको क्या कहेंगे? कॉमन एरा। फिर बीसीई, इसको क्या कहेंगे? बिफोर कॉमन एरा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एक एडी का पता होना चाहिए। एडी किसे कहते हैं? एना डोमिनी। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो ये है आपका एनसीईआरटी का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, साथ में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए जय श्री शंभू। थैंक यू।